हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं सूरज साहू स्वागत करता हूं आप सभी का संकल्प स्टडी सर्कल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज से हम ज्योग्राफी की सीरीज शुरू कर रहे हैं, ज्योग्राफी के लेक्चर शुरू कर रहे हैं, जिसमें आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या सिलेबस है ज्योग्राफी का और किस तरीके से हम पढ़ाई शुरू करेंगे, किस तरीके से कौन कौन सी चीज हम इस लेक्चर में, इन सीरीज में कवर करेंगे। चलो सबसे पहले देखते हैं सिलेबस, देखते हैं एक बार कि ज्योग्राफी का सिलेबस क्या क्या है और क्या क्या चीजें आप लोगों को देखनी है। भूगोल है ना। अब आप लोग अक्सर ज्योग्राफी को दो तरीके से बांट देते होंगे। कौन कौन सी ज्योग्राफी? इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी। हम अक्सर ज्योग्राफी को, भूगोल को दो लेक्चर में बांट देते हैं, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी को अक्सर दो तरीके से बांट दिया जाता है, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी। लेकिन ये पूर्णतः गलत है। भूगोल को इस तरीके से नहीं बांटा जा सकता। भूगोल को किस तरीके से बांट सकते हो समझना थोड़ा सा। ज्योग्राफी को आप इस तरीके से बांट सकते हैं। किस तरीके से बांट सकते हैं? ये सिर्फ हम अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बांटते हैं। जैसे सबसे पहले बांट दो ज्योग्राफी को, तो हमें पता चलना चाहिए कि हम किस तरीके से आए। जो आप अर्थ के बारे में पढ़ने वाले हो, जो आप ब्रह्मांड के बारे में जानने वाले हो, ये ब्रह्मांड बना कैसे, ये सारी चीजें किस तरीके से अस्तित्व में आई। इसीलिए सबसे पहले जो हमें पढ़ना पड़ता है वो किसके बारे में पढ़ना पड़ता है? ब्रह्मांड के बारे में। किसके बारे में? ब्रह्मांड के बारे में। ब्रह्मांड भूगोल, या इसी को बोला जाता है ब्रह्मांड विज्ञान। ठीक है, क्या बोला जाता है? ब्रह्मांड का भूगोल या ब्रह्मांड विज्ञान। सबसे पहला ब्रांच कौन सा आता है ज्योग्राफी का? कॉस्मोलॉजी। ठीक है, दूसरा अगर बात करें, दूसरा कौन सा रहता है तो जियोमॉर्फोलॉजी। दूसरा कौन सा रहेगा? जियोमॉर्फोलॉजी। समझना इसको, दूसरा है जियोमॉर्फोलॉजी। अगर ज्योग्राफी में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो कहां से पूछे जाते हैं? जियोमॉर्फोलॉजी से। ये जियोमॉर्फोलॉजी क्या है? जियोमॉर्फोलॉजी को ही बोला जाता है भू आकृति, भू आकृति विज्ञान। जियोमॉर्फोलॉजी क्या है? भू आकृति विज्ञान। इसी ज्योग्राफी की तीसरी ब्रांच है जो हमें देखना है। तीसरी ब्रांच कौन सी आएगी? क्लाइमेटोलॉजी। यहां से भी अक्सर क्वेश्चन बनते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन यहां से कंटिन्यूअस बनते आ रहे हैं हर एग्जाम्स में। इसी को बोला जाता है जलवायु विज्ञान। क्या है ये? जलवायु विज्ञान। क्लाइमेटोलॉजी को ही क्या बोलते हैं? जलवायु विज्ञान। इसी ज्योग्राफी की एक ब्रांच है ओशियनोग्राफी। जिसको हम जानते हैं समुद्र विज्ञान के नाम से। किस नाम से? समुद्र विज्ञान के नाम से। ठीक है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? समुद्र विज्ञान के नाम से जानते हैं। क्लियर हो रहा है? यहां तक समझ में आ रहा है? ये बस आप लोग एक तरीके से क्या देख रहे हो? सिलेबस देख रहे हो कि क्या क्या हमें ज्योग्राफी में पढ़ना है। ठीक है, हम क्या करते हैं उसको इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी इस तरीके से बांट देते हैं, है ना। क्यों? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस तरीके से इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरीके से वर्ल्ड ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं। इन सबको मिलाने के बाद एक टॉपिक बचता है, वो है आपका मैपिंग का टॉपिक। कौन सा टॉपिक? मैपिंग का टॉपिक। मैपिंग का टॉपिक सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स हो चाहे स्टेट लेवल के एग्जाम्स हो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि अक्सर हम ये चीजें याद कर लेते हैं, कौन सी नदी कहां पे है, कैस्पियन सी क्या है, कैस्पियन सी के आसपास कौन सी कंट्रीज शेयर कर रही हैं, कौन सी कंट्रीज किसके साथ बॉर्डर शेयर कर रही हैं, ये याद कर लिए जाते हैं। लेकिन ये टॉपिक किसका होता है? मानचित्र का होता है, मैपिंग का होता है, जिसको हम डिटेल्ड तरीके से देखेंगे। सीक्वेंस एक्चुअल में वही रहेगा जो हमने यहाँ पे लिखे हैं। जैसे कि सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे किससे? कॉस्मोलॉजी से, ब्रह्मांड के भूगोल से या ब्रह्मांड विज्ञान से। ब्रह्मांड के विज्ञान में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम बने, किस तरीके से ये पृथ्वी बनी, किस तरीके से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। ये सारी चीजें किसमें देखी जाएंगी? कॉस्मोलॉजी में देखी जाएंगी। यहां तक क्लियर हो रहा है? समझ में आ गया? कॉस्मोलॉजी के बाद हम शुरू करेंगे जियोमॉर्फोलॉजी। कॉस्मोलॉजी के बाद हम क्या शुरू करेंगे? जियोमॉर्फोलॉजी। जिस तरीके से नाम से दिख रहा है, भू आकृति विज्ञान। ज्योग्राफी का सबसे बड़ा चैप्टर, सबसे बड़ा टॉपिक है तो वो कौन सा है? जियोमॉर्फोलॉजी है। जियोमॉर्फोलॉजी में देखेंगे किस तरीके से, अब हमने देख लिया है कॉस्मोलॉजी में क्या, कि अर्थ का स्ट्रक्चर किस तरीके से बना, किस तरीके से अर्थ बनी है।
अर्थ बनने के बाद किस तरीके के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जितनी भी चीज, चाहे माउंटेन्स हो गई, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, ठीक है, मतलब जितने भी पहाड़ हो गए, पठार हो गए, जितने भी मैदान हो गए मतलब प्लेन्स, ठीक है, रिवर्स, ये सारी चीजें आपको कहां देखने को मिलेंगी, जियोमॉर्फोलॉजी में देखने को मिलेंगी। ठीक है, तीसरा बात करें क्लाइमेटोलॉजी, जितनी भी ऐसी चीजें आएंगी जो जलवायु से संबंधित होंगी, लाइक विंड्स, किस तरीके की पवनें कहां कहां पाई जाती हैं, विंड सिस्टम क्या है, जो भी मौसम संबंधी चीजें आप देखोगे, जो सबसे ज्यादा जरूरी रहेगा हमारा मॉनसून, ठीक है ना, मॉनसून। हम पूरे इंडियन ज्योग्राफी को अलग तरीके से कवर करेंगे, लेकिन जो इंडियन मॉनसून का है, भारत की जलवायु वाला टॉपिक है, वो हम इसी क्लाइमेटोलॉजी के अधीन ही कंप्लीट कर लेंगे, इसी क्लाइमेटोलॉजी के अंतर ही कंप्लीट कर लेंगे। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, इसके बाद आता है आपका ओशियनोग्राफी। ओशियनोग्राफी में हमें देखना होगा कि भाई कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होते हैं, कॉन्टिनेंटल स्लोप क्या होता है, कहां पे किस तरीके से ऑयलिंग एक्सप्लोरेशन होती है, ये सारी टॉपिक किस में कवर होगा आपका, समुद्र विज्ञान में या ओशियनोग्राफी में। क्लियर है? और मैपिंग तो ज्योग्राफी ऐसा है कि भूगोल बिना मैपिंग के किया ही नहीं जा सकता। समझ में आ रहा है? यहां तक क्लियर हो रहा है? तो सबसे पहला टॉपिक ये, एक तरीके से मैंने आप लोग को सिलेबस का बताया है। हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बोल देते हैं कि ज्योग्राफी दो है, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, लेकिन वास्तविकता में अगर ज्योग्राफी को बांटा जाए तो इन ब्रांचेस में बांटा जाएगा। कौन कौन सी ब्रांच है? अगर ध्यान दोगे तो ये ब्रांचेस कौन सी आती है? कॉस्मोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, कॉस्मोलॉजी को ही क्या बोलते हैं? ब्रह्मांड का विज्ञान। जियोमॉर्फोलॉजी किस नाम से जानी जाती है? भू आकृति विज्ञान। क्लाइमेटोलॉजी क्या है? जलवायु का विज्ञान। ओशियनोग्राफी क्या है? समुद्र का विज्ञान। और मैपिंग, लास्ट में क्या आता है? मैपिंग। मैपिंग ऐसा टॉपिक रहेगा जिसको हम साथ में कवर करते हुए चलेंगे। कभी कभी बीच में ऐसे एक हम मैप उठाएंगे, कॉन्टिनेंट उठाएंगे, उस कॉन्टिनेंट के मैपिंग को कवर कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, वैसे मैपिंग थोड़ा सा अलग टॉपिक आता है, लेकिन इसको हम ज्योग्राफी में ही साथ में कवर करते हुए चलेंगे। तो चलो आज का पहला टॉपिक शुरू करेंगे हम। आज की स्टेज की क्लासेस शुरू होंगी, कॉस्मोलॉजी की शुरुआत होगी। जिस तरीके से मैंने बताया कि कॉस्मोलॉजी क्या है? ब्रह्मांड का विज्ञान। कॉस्मोलॉजी क्या होता है? ब्रह्मांड का विज्ञान। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ब्रह्मांड के विज्ञान से क्वेश्चंस पूछता है। वनडे एग्जाम्स में भी, आपके पीएससी लेवल पे भी, हर लेवल पे कहां से क्वेश्चंस पूछता है? कॉस्मोलॉजी से क्वेश्चन पूछता है। लास्ट ईयर के पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था क्या? मंगल ग्रह के दो उपग्रह के बारे में पूछा गया था, पेबोस और डीमोस के बारे में पूछा गया था। इस बार कॉस्मोलॉजी से क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन अक्सर रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चंस। एसएससी, रेलवे, सीजीएसआई के एग्जाम्स हैं, है ना, या फिर दूसरे भी सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स, यहां से क्या बनते हैं? कॉस्मोलॉजी पे क्वेश्चन बनते हैं। जनरली ज्योग्राफी को हम ये कॉस्मोलॉजी वाला पार्ट छोड़ देते हैं, ब्रह्मांड के विज्ञान को, लेकिन अक्सर यहां से क्या होते हैं? छोटे मोटे क्वेश्चंस बनते रहते हैं, जिनको हम केवल फैक्ट के आधार पर पढ़ते हैं। तो अगर बात करें कि कॉस्मोलॉजी है क्या, ब्रह्मांड का विज्ञान है क्या, तो हमारे पास सबसे पहला आंसर आता है क्या कि भैया सोलर सिस्टम। क्या है? सोलर सिस्टम। एक्चुअल में कॉस्मोलॉजी, सोलर सिस्टम तो एक छोटा सा अंश है, ठीक है ना। जो हमारा सोलर सिस्टम है ये क्या है? छोटा सा अंश है कॉस्मोलॉजी का। सोलर सिस्टम एक छोटा सा टुकड़ा आता है। सोलर सिस्टम के हिसाब से आप देखते हो कि एक सन है, ठीक है, आसपास कुछ प्लैनेट्स हैं, वो उसकी क्या कर रहे हैं? परिक्रमा कर रहे हैं, रेवोल्यूशन कर रहे हैं, जिसके बारे में हम पढ़ लेते हैं और इसी को हम बोल लेते हैं कि हमारा ब्रह्मांड कंप्लीट हो गया, है ना। एक्चुअल में ये ब्रह्मांड कंप्लीट नहीं हुआ है, ये केवल केवल क्या कंप्लीट हुआ है? आपका सौर मंडल कंप्लीट हुआ है। क्या कंप्लीट हुआ है? और सौर मंडल तो एक छोटा सा अंश माना जाता है कॉस्मोलॉजी का। ऐसा बोला जाता है कि शुरुआत में ये जो पूरा सौर मंडल या पूरा आप लोग का कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड है, ये मटर के साइज के जितना था। मटर तो जानते होंगे सब, ठीक है। तो किस साइज के बराबर था? मटर के साइज बराबर था। धीरे धीरे इनमें क्या होते गया? एक्सपेंशन होते गया। और आज भी हमारा यूनिवर्स बोला जाए, जो हमारा ब्रह्मांड है, वो एडल्ट स्टेज में है, यूथ स्टेज में है या ओल्ड स्टेज में? किस स्टेज में माना जाता है? ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है, ठीक है। हमारा ब्रह्मांड किस स्टेज में है? एडल्ट स्टेज, यूथ स्टेज या ओल्ड स्टेज? किस स्टेज में है? एडल्ट स्टेज में। अभी भी ये क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अभी भी क्या हो रहा है? एक्सपेंशन हो रहा है हमारे यूनिवर्स में, ठीक है ना। तो एक एक करके, धीरे धीरे करके हम जानेंगे। तो सबसे पहले, आज तो हमें पता है, क्या पता है हमें? एकदम वो सारी चीजें क्लियर कर देना, माइंड से सब कुछ निकाल देना जो भी पता है। हमें ये पता है पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है, और भी ग्रह हैं जो सूर्य के क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। आप में से कई लोगों को ये नहीं पता होगा कि सूर्य भी किसी के क्या करता है? परिक्रमा लगाता है, चक्कर लगाता है। सूर्य भी आकाश गंगाओं के क्या करता है?
चक्कर लगाता है, अभी हम देखेंगे वो सारी चीजें, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे लाखों करोड़ों सूर्य हैं, ऐसे लाखों करोड़ों तारे हैं, एक ही आकाश गंगा में अगर बात करें तो बहुत सारे हैं। लेकिन ये सारी मेमोरी जो अभी तक थोड़ी बहुत मेमोरी स्टोर्ड थी, इसको डिलीट कर देना, आराम से चीजें पढ़ेंगे कि ये कॉस्मोलॉजी होती क्या है। तो आज से हजारों साल पहले हमें पता ही नहीं था कि कॉस्मोलॉजी या ब्रह्मांड या अंतरिक्ष के बारे में किस तरीके से जाना जाए, ठीक है ना। चलो, तो सबसे पहले बात आती है कि अंतरिक्ष होता क्या है, किस तरीके की परिभाषा होती है अंतरिक्ष की। तो अगर बात करें कि हम ये अंतरिक्ष की बात करें, स्पेस की बात करें कि इन सब चीजों में क्या है, तो इसको और कुछ नहीं बोला गया है, इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स लाइक, ये एक समूह है, एक ग्रुप है, किस तरीके का, कुछ ऑब्जेक्ट्स का। कैसे ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि प्लैनेट्स हो गए, स्टार्स हो गए, ठीक है, और भी कई बॉडीज हैं, खगोलीय पिंड जिसे बोला जाता है, अलग अलग बॉडीज हैं जिनके बारे में अभी हमें नहीं जानना है, जैसे एस्टेरॉइड बेल्ट्स हो गए, मेटियोर्स, मेटेरॉइड्स, ये सारी चीजें क्या हैं वो अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो बस इतना जानो अभी कि अगर अंतरिक्ष की बात करें हम अगर स्पेस की बात करते हैं तो ये अंतरिक्ष क्या है, ये एक ग्रुप है। किसका ग्रुप है, तो अलग अलग, जैसे अंतरिक्ष हमारे ग्रह के ऊपर और उसके आसपास का क्षेत्र है जहां सांस लेने या प्रकाश के प्रकीर्ण, प्रकीर्ण मतलब रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन नहीं है, ठीक है ना। मतलब क्या बोला गया, यह वह क्षेत्र है, अंतरिक्ष कैसा क्षेत्र है, वह क्षेत्र है जो ग्रुप है कुछ बॉडीज का। साथ ही साथ क्या वहां पे लाइफ पॉसिबल है क्या, नहीं, एटलीस्ट हमारे लिए तो लाइफ पॉसिबल नहीं है। ऐसा माना जाता है कि वहां पे सांस लेने के लिए या फिर प्रकाश की, लाइट के रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वाली प्रोसेस नहीं हो सकती, प्रकीर्णन वाली प्रोसेस नहीं हो सकती, तथा वायु नहीं है, तथा उसमें अवस्थित दृश्य व अदृश्य द्रव्य को समग्र रूप से ब्रह्मांड कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है दृश्य और अदृश्य क्या हो गया, मतलब विजिबल और इनविजिबल वाली चीजों को ही क्या बोलते हैं अंतरिक्ष बोला जाता है। अब विजिबल और इनविजिबल क्या हुआ, ऐसी कई चीजें हैं जो हम देख सकते हैं, ठीक है ना। कई प्लैनेट्स भी हैं, जैसे अक्सर आप लोग देखते होंगे हम अर्थ में हैं, मतलब कई बार हम देखते हैं कि मंगल आज अर्थ के सबसे निकट है, आज मंगल को देखा जा सकता है। कई ऐसे प्लैनेट्स हैं, आज सैटर्न की रिंग्स दिख रही हैं, मतलब शनि के जो छल्ले होते हैं वो छल्ले दिख रहे हैं। इस तरीके की चीजें कई बार आप लोग न्यूज में देखते हो, आज 100 साल बाद ये तीनों ग्रह एक साथ एक लाइन पे आए हैं। इस तरीके की न्यूज जो आती रहती है वो क्यों आती है, क्या रीजन है, तो कई ऐसी चीजें हैं जो विजिबल है, ठीक है। जैसे हमारे सबसे निकटतम तारा कौन सा है, सन, सूर्य, ठीक है ना। कई ऐसी चीजें हैं जो विजिबल हैं, कई ऐसी चीजें हैं हमें जो अभी भी इनविजिबल हैं, ठीक है ना। डार्क मैटर जिसे बोला जाता है, अभी आगे देखोगे आप लोग, कई ऐसी चीजें हैं जो क्या हैं, इनविजिबल हैं। तो ऐसे विजिबल और इनविजिबल चीजों को मिला के ही क्या बना है, अंतरिक्ष बना है, ठीक है। जिनमें से हम कुछ चीजें देख पाते हैं। एक्चुअल में जो हम चीजें देख पा रहे हैं वो कितने परसेंट है, केवल 4% है, केवल 4% है। 96% चीजें तो हम देख भी नहीं पाते, समझ पा रहे हो ना। अभी तक हमने जितनी खोज की है, जितनी चीजों के बारे में जाना है, जो चीज हम देख चुके हैं वो केवल कितनी है, 4% है, और 96% क्या है, डार्क मैटर है, जिसके बारे में आप लोग अभी जानोगे। क्लियर हो रहा है, समझ में आ गया है ना। तो एक समय था जब हमें ये पता ही नहीं था कि अंतरिक्ष में क्या हो रहा है, किस तरीके की चीजें हैं, या अंतरिक्ष की स्टडी कैसे करें। अंतरिक्ष समझ में आ गया होगा क्या है, स्पेस, ये सारी चीजें क्या हो गई कि भाई जहां पे विजिबल और नॉन विजिबल या इनविजिबल दोनों तरीके की चीजें हमें मिल रही हैं, उसी को क्या बोल लोगे आप, स्पेस बोल लोगे। बहुत बेसिक सी डेफिनेशन एग्जाम में नहीं पूछेगी, बस स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं इसलिए इसको शुरू किए हैं। देखो वही डेफिनेशन लिखी गई है, ब्रह्मांड की रचना अनेक आकाश गंगाओं से मिलकर बनी है। आकाश गंगा क्या है अभी समझेंगे, सिर्फ मानी जाती है। यहाँ पे क्या है, असंख्य तारे, ग्रह, उपग्रह आदि खगोलीय पिंड पाए जाते हैं, मतलब वेरियस काइंड्स ऑफ स्टार्स, अलग अलग तरीके के स्टार्स हैं, अलग अलग तरीके के बेल्ट्स, एस्टेरॉइड्स बेल्ट्स पाए जाते हैं, मीटियोर्स, मेटेरॉइड्स, और भी वेरियस बॉडीज पाई जाती हैं। इन्हीं सबको मिला के क्या बनता है, आपका अंतरिक्ष बनता है, खगोलीय पिंड वगैरह वाली चीजें, ब्रह्मांड बनता है, ठीक है। और इसी ब्रह्मांड के अध्ययन को हम क्या बोला जाता है, कॉस्मोलॉजी बोला जाता है, ब्रह्मांड विज्ञान बोला जाता है। ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन के शाखाओं को क्या बोला जाता है, ब्रह्मांड विज्ञान। जहां पे भी आपका वर्ड आता है लोगोस या लॉजी, तो आप समझ लोगे लॉजी मतलब ही क्या होता है, स्टडी। लॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी, अध्ययन करना, जानना, ठीक है। ऐसे कहीं पे भी अगर आपको आएगा स्यूडो, स्यूडो, स्यूडो का मतलब क्या होता है, फेक, डुप्लीकेट, ठीक है ना। डुप्लीकेट वाली चीजें, नकली वाली चीजें आती हैं। तो जहां पे भी आपको लोगोस दिखेगा
जैसे जियोमॉर्फोलॉजी या लॉजी दिखेगा, मतलब वहां पे हम किस चीज की बात कर रहे हैं, अध्ययन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये ब्रह्मांड है, एक्चुअल में ये ब्रह्मांड नहीं है, ये क्या है, केवल और केवल आपका सोलर सिस्टम है। अभी तक हम जो चीज जानते थे वो केवल क्या है, एक सोलर सिस्टम मात्र है। अब हम जानेंगे कि ब्रह्मांड क्या होता है। तो ब्रह्मांड को जानने के लिए शुरुआत में दो तरीके की थ्योरी बनाई गई थी। कितने तरीके की थ्योरी बनाई गई थी, दो तरीके की। पहली जो थ्योरी थी, साथ में लिखते हुए चलोगे आप लोग, ठीक है ना, अदरवाइज बैठ के सोना या सिर्फ कहानी नहीं सुनना है। पहली थ्योरी को क्या बोला जाता है, क्लासिकल थ्योरी। पहले सिद्धांत को क्या बोला जाता है, परंपरागत सिद्धांत या क्लासिकल थ्योरी। दूसरे सिद्धांत को बोला जाता है आधुनिक थ्योरी या मॉडर्न थ्योरी। पहले सिद्धांत को बोला जाता है परंपरागत सिद्धांत और दूसरे सिद्धांत को क्या बोला जाता है, आधुनिक सिद्धांत या मॉडर्न थ्योरी, है ना। ब्रह्मांड अध्ययन के सिद्धांतों के प्रमुख रूप से दो वर्गों में विभाजित किया गया है। देयर वर टू काइंड्स ऑफ थ्योरीज फॉर द स्टडी ऑफ कॉस्मोलॉजी, फॉर कॉस्मोलॉजी द टू थ्योरीज वर, वो दो थ्योरीज कौन सी हैं, क्लासिकल थ्योरी परंपरागत सिद्धांत और दूसरा परंपरागत सिद्धांत, और दूसरा कौन सी है, आधुनिक सिद्धांत, जिसको मॉडर्न थ्योरी के नाम से जाना जाता है। यहां तक समझ में आया, क्लियर है, बहुत बेसिक सी चीज है। असली इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो जरूरी है वो यहां से शुरू होगी, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, परंपरागत सिद्धांत की, क्लासिकल थ्योरी की। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें यहां से इसलिए शुरू होंगी क्योंकि यहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं कि सबसे पहली थ्योरी अंतरिक्ष के बारे में जो आई थी वो कौन सी थी, भूकेंद्रीय सिद्धांत, या इसी को जियोसेंट्रिक, इसी को क्या बोला जाता है, जियोसेंट्रिक थ्योरी, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, जियोसेंट्रिक थ्योरी। और ये दी किसके द्वारा गई थी, अभी डिटेल में देखेंगे, यहीं पे याद रखो, टॉलमी द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी, टॉलमी द्वारा दी गई थी, ठीक है ना। कौन सी सिद्धांत था, जियोसेंट्रिक सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत, परंपरागत सिद्धांत में दो सिद्धांत आते हैं, पहला है भूकेंद्रीय सिद्धांत, मतलब जिसको जियोसेंट्रिक थ्योरी बोला जाता है, और दूसरा आता है सूर्य केंद्रित सिद्धांत, जिसको क्या बोला जाता है, सन सेंट्रिक थ्योरी। जिसको क्या बोला जाता है, सन सेंट्रिक थ्योरी बोला जाता है। तो हमें दो सिद्धांत के बारे में पता से चलेगा। पहला है जियोसेंट्रिक सिद्धांत, यह वह थ्योरी है जो सबसे पहले फर्स्ट एवर 140 एडी 140 ईस्वी में आई है। ये थ्योरी कब आई है, 140 एडी में आई है। टॉलमी द्वारा कब लाई गई है, 140 एडी में लाई गई है। भूकेंद्रित सिद्धांत पूरे विश्व का सबसे पहला सिद्धांत था जब हमें कॉस्मोलॉजी के बारे में पता करना था। परंपरागत सिद्धांत कितने टाइप के हैं, दो टाइप के हैं। कौन कौन से, भूकेंद्रित और सूर्य केंद्रित, मतलब जियोसेंट्रिक या जिसको अर्थ सेंट्रिक भी बोला जा सकता है, और दूसरा कौन सा है आपका, सन सेंट्रिक, ठीक है ना। अब देखेंगे कि हमारी ये जियोसेंट्रिक थ्योरी होती क्या है। हमने देख लिया किसके द्वारा लाई गई है, टॉलमी द्वारा लाई गई है। टॉलमी ने सबसे पहले ये बोला कि एक्चुअल में जो ये अर्थ है यह ब्रह्मांड के केंद्र पर स्थित है। समझना इसको, अर्थ जो है वो क्या है, ब्रह्मांड के केंद्र पर है, और ये बाकी चीजें जो हैं जैसे कि सन और अदर प्लेनेट है ना, ये सब क्या कर रहे हैं, इसके परिक्रमा लगा रहे हैं। वास्तविकता में तब सन के बाद किसी और प्लेनेट की बात नहीं की गई थी, केवल ये बोला गया था कि अर्थ ब्रह्मांड के सेंटर में है और सूर्य इसके क्या कर रहा है, परिक्रमा। क्या वास्तविकता ये है, क्या नहीं है, लेकिन इसको बहुत फेमस माना गया। और ये सबसे पहला सिद्धांत था जो ये बता रहा था कि कुछ परिक्रमा तो लगा रहा है, कोई किसी के परिक्रमा लगा रहा है, कोई किसी के आसपास क्या कर रहा है, रिवॉल्व हो रहा है, आसपास क्या हो रहा है, घूम रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये थ्योरी एक दिन, दो दिन या एक साल चली, ठीक है ना। आई कब थी, 140 एडी में आई थी, 140 ईस्वी में आई थी। और देखो सबसे पहले तो ये चीज जान लो, ज्योग्राफी में एक साल, दो साल या एक दिन, दो दिन की तो कोई वैल्यू है ही नहीं, ठीक है। यहां जो बात होती है लाखों करोड़ों साल की बात होती है। यहां पे कुछ साल का मतलब है लाखों करोड़ों साल, ठीक है ना। ज्योग्राफी जैसे इतिहास में हर एक डेट की इंपॉर्टेंस होती है। जैसे एग्जांपल ले लो, जलियांवाला बाग की अगर बात करें तो अगर बोलो कि कब हुआ, तो 1919 से काम नहीं चलेगा, इवन अप्रैल से भी काम नहीं चलेगा। आप लोग को एग्जैक्ट डेट याद रखनी पड़ेगी, 13 अप्रैल 1919। लेकिन ज्योग्राफी में आप लिख दो कुछ साल, और वो कुछ साल मतलब 100-200 साल ऊपर नीचे भी हो जाए तो कोई वैल्यू नहीं है उसकी। ज्योग्राफी में ये चीज याद रखना, ठीक है। चलो, तो हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं जियोसेंट्रिक थ्योरी। जियोसेंट्रिक थ्योरी में मैंने बताया
ठीक है, क्या टॉलमी ने बोला, टॉलमी भाई साहब ने बोला कि अर्थ सेंटर में है और सूर्य इसके क्या कर रहा है, परिक्रमा लगा रहा है। कब आई थी, बस इतना ही याद रखना है। सबसे पहली थ्योरी किसके द्वारा दी गई, टॉलमी के द्वारा दी गई। कब आई थी ये डेट नहीं पूछेगा कभी, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए याद रखो ये डेट कौन सी है, 140 एडी, 140 एडी। कि सबको पता है एडी और बीसी में क्या अंतर होता है, ठीक है ना, कैलेंडर वाले जॉर्जियन कैलेंडर चल रहा है हमारा, है ना, उसके आधार पर जो आज हम बैठे हुए हैं 2023 में बैठे हैं। और सबसे पहला सिद्धांत कब आ चुका है, 140 ईस्वी में आ चुका है। इसी को क्या बोला जाता है, भू केंद्रीय सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी पृथ्वी ब्रह्मांड के, देखो ब्रह्मांड के बोला गया है ना, सौर मंडल के नहीं बोला गया, सोलर सिस्टम के नहीं बोला गया है, पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है और समस्त खगोलीय पिंड इसकी परिक्रमा करते हैं। एंड ऑल द सेलेस्टियल बॉडीज, खगोलीय पिंड मतलब कहां गया, खगोलीय पिंड, ऑल दी सेलेस्टियल बॉडीज रिवॉल्व अराउंड इट, ठीक है। क्या बोला गया कि भाई अर्थ इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड के सेंटर में क्या है, अर्थ है। एंड ऑल द सेलेस्टियल बॉडीज, और जितनी भी आपके खगोलीय पिंड हैं, जितनी भी दूसरी अलग इकाइयां हैं, वो क्या कर रही हैं, इसके परिक्रमा कर रही हैं, ठीक है। ये किसके द्वारा बोला गया, टॉलमी के द्वारा बोला गया। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये थी आपकी जियोसेंट्रिक थ्योरी। कौन सी थ्योरी थी, जियोसेंट्रिक थ्योरी। समझ में आ गया होगा। खगोल विज्ञान में क्रांतिकारी चेंजेस आए हैं, और ये चेंजेस कब आए हैं, 1543। सोचो 140 में बोला गया था कि अर्थ सेंटर में है, बाकी चीजें उसके रिवॉल्व घूम रही हैं, और करीब 1500 सालों तक यही माना गया। क्या माना गया कि अर्थ सेंटर में है और सूर्य उसके क्या कर रहा है, परिक्रमा। 1500 साल, वो 140 में थी, 1543, करीब 1400-1500 सालों तक यही बिलीव किया गया, ठीक है। क्या बिलीव किया गया कि अर्थ सेंटर में है ना। फिर कॉपरनिकस आए। कौन आया नेक्स्ट व्यक्ति, फिर कॉपरनिकस आए। इन्होंने इस सारी चीजों को चेंज कर दिया और हीलियोसेंट्रिक या सन सेंट्रिक थ्योरी लेके आए। कौन सी सेंट्री, सूर्य केंद्रित थ्योरी। इससे आपको समझ में आ रहा होगा, इन्होंने क्या बोला, सूर्य सेंटर में है और पृथ्वी क्या कर रही है, इसके आसपास परिक्रमा लगा रही है। ब्रह्मांड की अवधारणा दिए जाने के साथ वर्ष, अभी छोड़ो इसको, समझो क्या बोला इन्होंने। कॉपरनिकस ने बोला कि सन एक्चुअल में सेंटर में है और पृथ्वी इसके आसपास क्या लगा रही है, परिक्रमा लगा रही है। अभी आप लोग बहुत सारी अलग अलग चीजें देखोगे। अभी देखने को यह मिला कि भाई सन है, सेंटर में है, और इसकी परिक्रमा कौन लगा रही है, अर्थ। अभी आप देखोगे कि अर्थ का परिक्रमा कौन लगा रहा है, मून। और ये सन जो है वो खुद किसकी परिक्रमा लगा रहा है, ठीक है, आकाश गंगाओं की परिक्रमा लगा रहा है, ठीक है। किसकी परिक्रमा लगा रहा है, आकाश गंगा की। सन जो है वो खुद आकाश गंगा की क्या कर रहा है, परिक्रमा लगा रहा है। तो ये सारी चीजें अभी आप लोग धीरे धीरे आगे देखोगे। अभी जो थ्योरीज चल रही हैं वो क्या बोली हैं, सबसे पहली थ्योरी कौन सी आई है, सबसे पहली थ्योरी आई है टॉलमी की। सबसे पहली थ्योरी कौन सी आई है, टॉलमी ने क्या कहा, सूर्य पृथ्वी सेंटर पे है और सूर्य उसके परिक्रमा लगा रही है, फर्स्ट थ्योरी। नेक्स्ट थ्योरी किसकी आई है, इनका सीक्वेंस भी आप लोगों को याद रखना है। ईयर भले भूल जाओ लेकिन सीक्वेंस याद रखना है। 1540-43 एग्जैक्ट ना भी याद रहे, इतना एक ओवरव्यू याद रखना, ठीक है। 1540 कॉपरनिकस ने क्या बोला, सर टॉलमी सर गलत बोल रहे हैं, है ना। एक्चुअल में क्या है, ये सन सेंट्रिक है, हीलियोसेंट्रिक है, मतलब सन सेंटर में है और बाकी सेलेस्टियल बॉडीज इसके क्या कर रही हैं, परिक्रमा लगा रही हैं। खगोलिक कहाँ का थे, पोलैंड के थे, ये कहाँ के थे, पोलैंड के थे। इन्होंने बताया कि सूर्य केंद्रित थ्योरी लाई गई। ब्रह्मांड की अवधारणा में एक और चेंजेस हुआ है 1600 के समय। कब हुआ, 1600 के समय गैलीलियो आए। कौन आए, ठीक है। गैलीलियो ने देखो दूरवीक्षण यंत्र के आविष्कार से बहुत सारे चेंजेस ला दिए। इन्होंने बोला कि सर एक्चुअल में अर्थ ही नहीं, और भी कुछ बॉडीज हैं जो क्या कर रही हैं, सूर्य के परिक्रमा लगा रही हैं। समझ में आया ना, ये किसने बोला है, गैलीलियो ने। हर एक पॉइंट लिखते रहना। टॉलमी ने क्या बोला है, टॉलमी ने बोला है अर्थ सेंटर पे है, सूर्य परिक्रमा लगा रहा है। कॉपरनिकस ने बोला कि सन सेंटर में अर्थ रिवॉल्व कर रही है, उसके अराउंड अर्थ परिक्रमा लगा रही है। तीसरे व्यक्ति आए कॉपरनिकस। इन्होंने कुछ अलग नहीं बोला, इन्होंने कुछ ऐड कर दिया। इन्होंने टेलीस्कोप का
बनाया और उसके बाद उन्होंने बताया कि सर केवल अर्थ नहीं, और भी कुछ ऐसी बॉडीज हैं जो क्या कर रही हैं, सूर्य के परिक्रमा लगा रही हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया। ये किसने बताया, आपका गैलीलियो ने बताया। तीसरे नंबर पे कौन आता है, गैलीलियो आता है 1600 के समय। ईयर याद रखोगे, सीक्वेंस बहुत इजीली याद हो जाएगा। टॉलमी, कोपरनिकस, और तीसरे नंबर पे किसका नाम याद रखो, गैलीलियो। ईयर याद रख लो 1600, इतना बस याद रखो काफी है। 1609 या 1543 याद रखने की जरूरत नहीं है, इतने में एक ओवरव्यू हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। समझ में आया यहां तक, क्लियर है। सबसे पहली थ्योरी किसकी आई थी, टॉलमी की। दूसरी थ्योरी किसकी आई, कोपरनिकस की। और गैलीलियो ने एक्चुअल में कोई सिद्धांत नहीं दिया, बस एड ऑन कर दिया उस पे। क्या एड ऑन किया कि एक्चुअल में और भी कुछ ऐसी बॉडीज हैं जो क्या कर रही हैं, इसके परिक्रमा लगा रही हैं। ठीक है ना, चलो इसके बाद एक और चेंजेस लाए गए, किसके द्वारा, हर्शेल के द्वारा। किसके चेंजेस लाए गए हैं, हर्शेल के द्वारा एक और चेंजेस लाए गए, हर्शेल द्वारा। हर्शेल द्वारा क्या चेंजेस लाए गए, देखो 1805 में पहली बार मानव को ब्रह्मांड की असीमित व्यापकता का ज्ञान हुआ। ठीक है, इन हर्शेल महोदय ने क्या बोला, इन्होंने बताया कि ये ब्रह्मांड तो अभी बच्चा है। ठीक है, ये अपने चाइल्डहुड स्टेज में है। किस स्टेज में, एडल्ट या चाइल्डहुड स्टेज में है। ये किस स्टेज में है, अभी चाइल्डहुड स्टेज में है। और ये तो अभी एक्सपेंड हो रहा है। ये क्या हो रहा है, अभी एक्सपेंड हो रहा है। अभी भी यूनिवर्स क्या हो रहा है, यूनिवर्स स्टिल इज इन एक्सपेंशन। अभी भी ये क्या हो रहा है, यूनिवर्स अभी भी बढ़ रहा है। ये किसने बोला, हर्शेल ने बोला। देखो व्यापकता का ज्ञान हुआ जब ब्रिटेन के खगोल शास्त्री हर्शेल ने बताया कि अंतरिक्ष का अध्ययन विश्व सौर मंडल तक सीमित नहीं है, बल्कि सौर मंडल ब्रह्मांड के एक अंश के बराबर भी नहीं है। मतलब जो हम सोलर सिस्टम अभी देख रहे थे ना, सौर मंडल, वो एक अंश है, एक पार्ट है खगोल विज्ञान का। अभी तक हम क्या बोल रहे थे, अर्थ सेंटर में है यूनिवर्स के, सन सेंटर में यूनिवर्स के। अब पता चला ये सब जो हम अर्थ और सन की बात कर रहे हैं, ये तो एक पार्ट है, एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है, किसका, यूनिवर्स का, है ना। माना जाता है, ऐसा बोला जाता है खगोल शास्त्रियों द्वारा कि भाई ऐसे जैसे जो हमारा सौर मंडल है, इसमें ऐसे लाखों तारे हैं, लाखों करोड़ों तारे हैं, 1500 अरब तारे पाए जाते हैं। ठीक है ना, जिसमें हमारे सबसे निकट कौन सा है, सन है। और ऐसे 1500 अरब तरीके की क्या है, आकाश गंगाएं हैं। अलग अलग तरीके की आकाश गंगाएं पाई जाती हैं, जिसमें से हर एक आकाश गंगाओं में करोड़ों अरबों तारे हैं। तो ये बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी हो जाती है कि जिस तरीके से हम तो अपने पड़ोसी जगह पे भी ढंग से नहीं पहुंच पाए हैं, ढंग से मून पे नहीं पहुंच पाए हैं, अच्छे तरीके से अभी मार्स पे नहीं पहुंच पाए हैं, सन तक तो छोड़ ही दो बात। ठीक है ना, चलो तो हम अपने आसपास की चीजों में नहीं पहुंच पाए, तो हम दूसरे आकाश गंगा की तो बात ही नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है, क्लियर है ना। तो हम एक छोटे से पार्ट हैं, ठीक है, किसके, पूरे यूनिवर्स के। तो हमें ब्रह्मांड नहीं यूज करना चाहिए, हमें क्या यूज करना चाहिए, सौर मंडल। क्योंकि सौर मंडल एक छोटा सा, ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये सौर मंडल एक छोटा सा अंश है, किसका, पूरे की पूरे यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का। ऐसा किसने बोला, हर्शेल महोदय ने बोला। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अभी तक आप लोगों ने कितने नाम पढ़ लिए, सबसे पहला नाम कौन सा आता है, टॉलमी के बाद किसका नाम आता है, कोपरनिकस के बाद किसका नाम आता है, गैलीलियो के बाद किसका नाम आता है, गैलीलियो के बाद किसका नाम आता है, हर्शेल का नाम आता है। ठीक है, अब इसके बाद अगर किसी का नाम आएगा तो यही एक और नाम याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट, जॉर्ज लेमैत्रे। ठीक है, एक और नाम अब किसका आने वाला है, जॉर्ज लेमैत्रे। कौन है ये, अभी देखेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो हमने दो सिद्धांत पढ़े, है ना। एक्चुअल में हम कौन सी थ्योरी पढ़ रहे हैं, हम परंपरागत थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी पढ़ रहे हैं। इस क्लासिकल थ्योरी में हमें दो तरीके के सिद्धांत के बारे में पता चला। वो दो तरीके के सिद्धांत कौन से हैं, पहला जिसमें अर्थ सेंटर में थी, सूर्य घूम रहा था, गिवन बाय टॉलमी इन 140 एडी, 140 ईस्वी में टॉलमी द्वारा दिया गया। बोला पृथ्वी जो है वो ब्रह्मांड के केंद्र पे है और सन उसके परिक्रमा लगा रहा है। फिर उसके बाद कोपरनिकस ने इनको करेक्ट किया, बोले नहीं सर, एक्चुअल में सन ब्रह्मांड के सेंटर में है और अर्थ परिक्रमा लगा रहा है। और इसको एड ऑन कर दिया किसने, गैलीलियो ने। बोला केवल अर्थ ही नहीं है, और भी कुछ ऐसी बॉडीज हैं जो इसकी क्या कर रही हैं, परिक्रमा कर रही हैं, विच रिवॉल्व अराउंड द सन, ऐसा बोला गया। फिर उसके बाद बताया हर्शेल ने, बोले ये जो आप लोग ब्रह्मांड ब्रह्मांड कर रहे हो, वे एक्चुअल में
इसमें ब्रह्मांड नहीं, केवल सोलर आपके सौर मंडल की बात हो रही है, सोलर सिस्टम की बात हो रही है। ये तो केवल एक अंश है ना, एक छोटा सा पार्ट है पूरे ब्रह्मांड का। अभी ब्रह्मांड के बारे में बात करोगे तो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। फिर हमारी नेक्स्ट थ्योरी जो आती है वो कौन सी आती है? मॉडर्न थ्योरी आ जाती है। लेकिन वो मॉडर्न थ्योरी में सबसे बड़ी हेल्प की तो किसने की? हबल ने की। किसने की? हबल ने। तो ये नेक्स्ट नाम आ रहा है हबल का। इसने कोई थ्योरी नहीं दी है, ठीक है ना, हबल का, एडविन पी हबल। इसने क्या किया है? इन्होंने हमारी आकाशगंगा के समान कई आकाशगंगाओं की उपस्थिति प्रमाण करने के साथ यह बताया कि अंतरिक्ष सतत रूप से क्या हो रहा है? विस्तार हो रहा है। अंतरिक्ष का अभी भी क्या हो रहा है? एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक है, अब देखो इस एक्सपेंशन में 2-4 पॉइंट याद रखना है आप लोगों को। क्या याद रखोगे? दृश्य पथ पर, दृश्य पथ मतलब अभी तक जितनी चीज विजिबल हमने देखी है उसके अनुसार ब्रह्मांड का व्यास पता है कितना है? ब्रह्मांड का व्यास पता है? व्यास क्या होता है? रेडियस। समझ में आ रहा है ना? सॉरी, व्यास क्या होता है? डायमीटर होता है। रेडियस मतलब त्रिज्या। तो ये ब्रह्मांड का जो व्यास है ये कितना है? 250 करोड़ प्रकाश वर्ष। 250 करोड़ लाइट ईयर। प्रकाश वर्ष मतलब लाइट ईयर। और अगर एक लाइट ईयर की बात करें, 1 लाइट ईयर इज इक्वल्स टू 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। समझ में आ रहा है ना? और ये प्रकाश ईयर क्या है? ये एक्चुअल में प्रकाश ईयर समझ लो लाइट जितना ट्रेवल करती है विद इन 1 ईयर, एक साल में अर्थ में, इसी को बोला जाता है लाइट ईयर। समझ में आ रहा है ना? ये टाइम की यूनिट नहीं है। किसकी यूनिट है? डिस्टेंस। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है ना, क्योंकि हम इसको क्या कर देते हैं? टाइम की यूनिट कर देते हैं, है ना। लेकिन ये किसकी यूनिट है? किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है, डिस्टेंस। फिजिक्स में हम पढ़ते हैं लाइट ईयर, सारी चीजें बताता हूं मैं, ठीक है। एक प्रकाश वर्ष दूरी का मापन है, ना कि समय का। तो ये चीज अच्छे से हाईलाइट करके लिख लेना। इट इज यूनिट ऑफ, यूनिट किसकी है? ये डिस्टेंस की यूनिट है, ना कि टाइम की यूनिट है। एक प्रकाश वर्ष क्या होता है? 1 लाइट ईयर इज इक्वल्स टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट, है ना, ट्रेवल बाय लाइट इन अ ईयर इन अर्थ। पृथ्वी में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी एक साल में, जितना भी प्रकाश तय कर रहा है एक साल में, उसी को क्या बोलते हैं? लाइट ईयर। जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 9.46 इंटू 10⁻12। क्या ये डाटा याद रखना है? बिल्कुल याद रखना है ना। ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। साइंस रिलेटेड चीज है ये, है ना। इसके बाद आप लोग की बहुत सारी इकाई यहां से जुड़ी रहती है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट वगैरह हो गया, बहुत अलग अलग डाटा रहते हैं, लेकिन वो फिजिक्स की चीज है तो हम वहां पे नहीं जाएंगे। बस ये डाटा आप लोगों को याद रखना है। लाइट ईयर की वैल्यू कितनी होती है? 9.46 इंटू 10⁻12। इसे डायरेक्ट याद कर लो तो ज्यादा बेटर है। अदरवाइज एक और ऑप्शन है, लाइट की स्पीड क्या होती है? क्या होती है लाइट की स्पीड? स्पीड ऑफ लाइट, फिजिक्स वाले लोग, क्या होती है? 3 इंटू 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। एक साल में कितने दिन? 365 दिन। इनको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आता है आपका? 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर में चेंज कर देना। यहाँ हमने मीटर पर सेकंड में लिया है यूनिट, ठीक है। तो ये आंसर क्या आ जाता है? 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। लेकिन ये सब तामझाम याद करने से अच्छा है डायरेक्ट याद रख लो कि 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू कितना होता है? 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि अगर ब्रह्मांड के केवल दृश्य चीज है, और दृश्य चीज केवल कितने परसेंट है? 4%। तो ये हम 4% के डायमीटर की बात कर रहे हैं, 250 करोड़ लाइट ईयर। समझ में आ रहा है कितना? और अभी भी ये क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो क्या ये बोलना सही है कि केवल हम ही मौजूद हैं यूनिवर्स में? ठीक है, अभी तो हमें तो एक अंश के बारे में भी ढंग से नहीं पता है। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है ना? है ना। तो ये सब पता चला जब हबल ने टेलीस्कोप का निर्माण किया, जिससे हमने देखा कि अभी भी ये यूनिवर्स का क्या हो रहा है? एक्सपेंशन हो रहा है। तो जितने नाम देखे हमने उसमें एक और नाम ऐड हो चुका है, कौन सा? एडविन पी हबल का, ठीक है ना। किसका नाम ऐड हो चुका है? एडविन हबल का। विस्तृत ब्रह्मांड सिद्धांत के प्रतिपादक खगोलीय एडविन पी हबल के अनुसार आकाश गंगाओं के मध्य अंतर लगातार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। मतलब यूनिवर्स अभी भी क्या हो रहा है? एक्सपेंड हो रहा है। आकाश गंगाओं के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इनके मध्य का अंतर जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे इनके परस्पर दूर हटने की गति भी तीव्र हो रही है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ इस पॉइंट का? हबल ने क्या बोला? जिस तरीके से इनके बीच डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो जितना डिस्टेंस बढ़ रहा है उतनी ही स्पीड से बढ़ रहा है।
समझ पा रहे हो? मतलब जितना दूरी जा रहे थे पहले धीरे धीरे चल रहा है, जितना दूर जा रहे हो वो दौड़ रहा है, ठीक है, मतलब और ज्यादा स्पीड क्या हो रही है दूर जाने की, बढ़ रहा है। तो धीरे धीरे समय के अंतराल में जितनी स्पीड से अभी बढ़ा है उससे दोगुनी स्पीड से ब्रह्मांड का क्या होने वाला है, एक्सपेंशन होने वाला है। ऐसा किसने बोला, हबल ने बोला। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? एक बार रिवीजन करें अगर तो टॉल्मी ने क्या बोला था, सबसे पहले रिवीजन करेंगे तो टॉल्मी ने क्या बोला था, फटाफट बताओ भाई, टॉल्मी ने क्या बोला था? अर्थ सेंटर पे है। सेंटर पे कौन है? अर्थ। ब्रह्मांड के कि सोलर मंडल के, सौर मंडल के, यूनिवर्स के, ठीक है ना, यूनिवर्स के सेंटर में कौन है? अर्थ, और सन उसके परिक्रमा कर रहा है। इनको करेक्ट किसने किया? कोपरनिकस ने क्या बोला? नहीं भाई, सन सेंटर पे है, हीलियोसेंट्रिक बोला जाता था, इनको जियोसेंट्रिक बोला जाता था, ठीक है। सन सेंटर पे है और अर्थ इसके परिक्रमा कर रहा है, ठीक है। इस पे एड ऑन किसने किया? गैलीलियो ने इस पे ऐड ऑन किया। देयर आर सम अदर बॉडीज, क्या बोला इन्होंने? कुछ और भी बॉडीज हैं जो क्या कर रही हैं, सूर्य के परिक्रमा लगा रही हैं। गैलीलियो के बाद कौन आया? हर्शेल। हर्शेल ने क्या बोला? ठीक है ना, सूर्य के साथ और भी कुछ बॉडीज हैं जो क्या कर रही हैं, इनके परिक्रमा लगा रही हैं। गैलीलियो ने उसी चीज को एक्सपेंड कर दिया था। और हर्शल ने यह भी बताया कि और भी कुछ ऐसी बॉडीज हैं जो इसके परिक्रमा लगा रही हैं। साथ ही साथ है ना, ये अकेली सन वाली ऐसी चीज नहीं है जो इसके हैं, ये तो केवल एक अंश है, और भी बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। हर्शेल के बाद किसका नाम आता है? हबल ने कोई थ्योरी नहीं दी है, बस टेलीस्कोप का निर्माण किया जिसके थ्रू मदद हुई है। मदद किस चीज में हुई है? यूनिवर्स का एक्सपेंशन जानने में, किस तरीके से एक्सपेंशन हो रहा है। अगर जितने दृश्य वाले मतलब जितने विजिबल पाथ्स हैं हमारे, विजिबल पाथ्स बोला जाता है कहां के? यूनिवर्स के। जितने दृश्य वाली चीजें हैं यूनिवर्स के विजिबल पाथ की बात करें तो इसका डायमीटर कितना है? इसका डायमीटर है 250 करोड़ लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर की वैल्यू कितनी होती है? 9। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? तो ये केवल डायमीटर है, केवल किसकी? 4% ऑफ यूनिवर्स की, क्योंकि इतना ही अभी तक हम क्या कर पाए? विजिबल कर पाए। तो ये तो सारी थी परंपरागत थ्योरी, ठीक है। ये सारी अभी हम जो पढ़ रहे थे मान्य नहीं है, ये सारी चीजें कुछ भी हैं जो मान्य नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इनकी वैल्यू नहीं है। आज अगर मॉडर्न थ्योरी आई है तो किसके बदौलत आ पाई है? इन सिद्धांतों के बदौलत आ पाई है ना। तो इसको अपन ने कट कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं एग्जाम में पूछता नहीं इनकी वैल्यू है। अगर मॉडर्न थ्योरी है तो वो किसके दम पे है? इन सिद्धांतों के दम पे है। तो नेक्स्ट आती है हमारी कौन सी थ्योरी? मॉडर्न थ्योरी, ठीक है ना, आधुनिक सिद्धांत। नेक्स्ट कौन सी आएगी? मॉडर्न थ्योरी आएगी, ठीक है। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट आता है मॉडर्न सिद्धांत। और मॉडर्न सिद्धांत में सबसे फेमस, वैसे तो बहुत सारे सिद्धांत है इसमें, ठीक है ना, लेकिन सबसे पहला और सबसे फेमस सिद्धांत कौन सा है हमारा? बिग बैंग थ्योरी, ठीक है ना। बिग बैंग सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी, गिवन बाय जॉर्ज लेमेंटेरे, ठीक है। किसके द्वारा दिया गया है? जॉर्ज लेमेंटर बोला जाता है, जॉर्ज लेमेंटेरे। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया है? ये जॉर्ज लेमेंटर के द्वारा दिया गया है, ठीक है ना, जॉर्ज लेमेंटर के द्वारा दिया गया है। यहां तक समझ में आया? ठीक है। यूनिवर्स के बारे में अभी तक हमने नहीं जाना है, अभी तक हमने जाना है केवल किसके बारे में? सौर मंडल के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में जाना है। लेकिन ये हमारी गलत फहमी थी कि हम किसके बारे में जानते हैं? हम पूरे की पूरे यूनिवर्स के बारे में जानते हैं। समझ में आ रहा है? नहीं, हमारी क्या थी? गलत फहमी थी। हम ऐसा मानते थे कि भाई ये सेंटर है यूनिवर्स वगैरह के, लेकिन ऐसा वास्तविकता में कुछ था नहीं, ऐसा कुछ सीन नहीं था। अब बात आई, जॉर्ज लेमेंटर ने बताया कि एक्चुअल में ये बिग बैंग थ्योरी, मोतीचूर लड्डू खाओ सब लोग, ठीक है, बस एक्चुअल में उन्होंने बताया कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है ना, शुरुआत में जैसे एक पेपर है ना, कोई पेपर लो, ठीक है, और उस पेपर को क्या कर दो, चलो नहीं है, एक पेपर लो, ठीक है, उस पेपर को क्या करो, जब तक वो पेपर को मैं फेंक के मारूंगा, है ना, एक पेपर देना, इस पेपर को फेंक के मारूंगा तो किसी को लगेगा क्या? जब तक पेपर दोगे तब तक ब्रह्मांड आ जाएगा यहाँ पे, जल्दी दो, ठीक है। एक पेपर को अगर फेंक के मारेंगे तो किसी को लगेगा क्या? नहीं लगेगा, ठीक है ना। इस पेपर को अगर मैं फेंक के मारूंगा तो हो सकता है आप तक पहुंच भी ना पाए, है ना। लेकिन जॉर्ज लेमेंटेरे ने बताया कि ये ब्रह्मांड ऐसा नहीं था, ठीक है, ये ब्रह्मांड ऐसा नहीं था, ये ब्रह्मांड कैसा था? इस तरीके का था। अब इस चीज को अगर मैं फेंक के मारूंगा तो ऑब्वियसली आपको लग सकता है, वो डिपेंड कर रहा है मैं इस तरीके से मार रहा हूं या तेज से मार रहा हूं, समझ में आ रहा है ना, है ना। तो इन्होंने बताया कि ये जो आज ब्रह्मांड देख रहे हो ना, वो कुछ इस तरीके का था।
बहुत ज्यादा। इसमें क्या हो गया, अब इसका कुछ वेट आपको फील हो रहा है, लेकिन अगर इसको हम वैसे पेपर के रूप में रख रहे थे तो इसका कुछ वेट फील हो रहा था क्या? नहीं। कुछ चीजों में अंतर हुआ है क्या? क्या अंतर हुआ है? इस तरीके से रख रहा हूं मैं तो क्या अंतर आया? इस तरीके से रख लूं या इसको मैंने पूरा क्या कर दिया, इस तरीके से पूरा सिकोड़ दिया, इसको श्रिंक कर दिया, है ना। अब मुझे फील हो रहा है कि मेरे पास कुछ है, तो डिफरेंस क्या हुआ? हाँ, डिस्टेंस नहीं, और चीज वेट नहीं। वेट में तो डिफरेंस आया है, किस कारण से? एरिया के कारण से। किसने बोला? एरिया के कारण से। ठीक है, समझो एरिया के कारण से किस तरीके से, देखना। आप लोगों ने वो करतब देखा है क्या, कील में खड़े होने वाला? ऐसे ढेर सारी कील के चप्पल के ऊपर खड़े हो गए, लगता हो भाई कैसे खड़े हो गए। ठीक है, तो वास्तविकता तो ये है कि अगर हम ढेर सारी कील के ऊपर खड़े हो रहे हैं तो कुछ इफेक्ट नहीं होगा। असली करतब तो वो होगा जब एक कील के ऊपर खड़े हो सके। समझ में आ रहा है ना? ऐसा क्यों हुआ? या बैलून आप लोग खुद कर सकते हो, बैलून को ढेर सारी पेपर पिन, जानते हो ना, पेपर पिन, पेपर पिन रखो, बैलून को वहां प्रेस करो, बैलून नहीं फूटेगा। क्यों नहीं फूटेगा? सरफेस एरिया बढ़ा दिया आपने। क्या बढ़ा दिया? सरफेस एरिया। इसका सरफेस एरिया देखो कितना छोटा हो चुका है। समझ में आ रहा है ना? और वहीं पे सरफेस एरिया क्या था इस पेपर का? ज्यादा था। ठीक है, तो ब्रह्मांड का शुरुआत में पूरा श्रिंक कर दो तो एक बहुत भारी डेंस हो गया ये, इसका कुछ ना कुछ क्या बोला जा सकता है, डेंस हो गया है, वेट हो गया है। समझ में आ रहा है ना? चलो क्लियर है ना? तो इसका एक क्या हो गया, वेंट हो गया। तो ब्रह्मांड शुरू में क्या था, इन्होंने बताया कि बहुत ज्यादा श्रिंक हो चुका था, एक छोटी सी बॉल के रूप में था, लाइक मोतीचूर के लड्डू। ठीक है ना? लेकिन क्या हुआ, जैसे भी गिरेगा तो एक दाना 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 अलग अलग हो जाएंगे, है ना। उसी आधार पे इन्होंने बताया कि शुरुआत में ब्रह्मांड जो था, हमारा यूनिवर्स था, वो बहुत ज्यादा क्या था, श्रिंक था। धीरे धीरे इसमें एक्सपेंशन शुरू हुआ। एक्सपेंशन क्यों शुरू हुआ? जब आप लोग अभी पढ़ोगे कि किस तरीके से स्टार्स बने तो आप लोग को पता चलेगा कि इनके अंदर ही अंदर रिएक्शंस होती रही हैं, है ना। किस तरीके की न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शंस होती रही है, नाभिकीय संलयन की रिएक्शन होती रही है। तो इसके कारण कुछ मूवमेंट शुरू हुए। जब मूवमेंट शुरू हुए तो ये बॉडीज आपस में एक दूसरे से क्या होने लगी, दूर जाने लगी। जब ये बॉडीज दूर जाने लगी करीब 150, मैंने बताया ज्योग्राफी में कुछ साल मतलब 150 करोड़ साल बाद, ठीक है ना। कितने बाद? 150 करोड़ ईयर्स आफ्टर। इसमें क्या हुआ, एक बहुत बड़ा एक्सपेंशन हुआ, सॉरी बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। इसलिए इसको विस्फोट सिद्धांत भी जाना जाता है। किस सिद्धांत के नाम से जाना जाता है? विस्फोट के सिद्धांत से। अभी आगे लिखा होगा, देख लेंगे इसको, ठीक है ना। इसलिए इसको विस्फोटक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। बिग बैंग का मतलब ये एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और जितनी ये जो छोटी छोटी बॉडीज थी, है ना, वो क्या हो गई, टूट टूट के अलग हो गई। समझ में आ रहा है ना? और इस तरीके से हमारे ब्रह्मांड का क्या हुआ, विकास हुआ। क्लियर हुआ? समझ में आया बिग बैंग थ्योरी क्या है? ठीक है, समझो ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर अनेक सिद्धांत हैं, लेकिन इसमें सर्वाधिक मान्यता किसको प्राप्त हुई है? बिग बैंग थ्योरी को प्राप्त हुई। अभी बहुत सारे सिद्धांत और देखना बाकी है। बिग बैंग सिद्धांत विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना है। विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना मतलब एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरी। इसी को क्या बोला जाता है? एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरी। अच्छा, यहां पे आप लोग थोड़ी सी फोकस करोगे इंग्लिश वाली चीजों पे। क्यों? क्योंकि ये भारत के लोगों द्वारा नहीं दी गई है, इंग्लिश में ही दी गई थी। बाद में हमने बस इसको ट्रांसलेट किया है। तो इंग्लिश वाली जो चीज, जैसे एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरी, ठीक है, बिग बैंग थ्योरी का ही एक नाम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरी। विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना है, ऐसा माना जाता है। बस इस सिद्धांत का प्रतिपादन बेल्जियम के खगोलीय किसने दिया था? जॉर्ज लेमेंटेर ने दिया था। कब दिया था? 1962-70। ईयर डजंट इंपॉर्टेंट, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। याद क्या रखोगे? जॉर्ज लेमेंटेर द्वारा यह सिद्धांत दिया गया था। क्लियर है? एक और नाम ऐड हो चुका है, जॉर्ज लेमेंटेर द्वारा। इनके अनुसार लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व, आज से कितने पूर्व? 15 अरब। 1 अरब में 10 लाख होता है। समझ में आता है ना? है ना? 1 अरब में 100 लाख समथिंग डाटा आता है। तो आज से 15 अरब वर्ष पूर्व क्या हुआ है? एक खगोलीय पिंड, मतलब अग्निपिंड था। अग्निपिंड मतलब जो अभी हमने देखे, एकदम उसको क्या कर दो, छोटा कर दो। इसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म एवं तापमान एवं घनत्व, अब इस पेपर को मैंने वो कर दिया तो डेंस हो जाएगा ना। घनत्व मतलब डेंसिटी अधिक थी। डेंसिटी क्या थी? डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई थी। इस डायग्राम में नहीं, इस डायग्राम में समझो। देखो ये जो यूनिवर्स था वो किस तरीके का था? कुछ इस तरीके का था। हमारा यूनिवर्स किस तरीके का था? इस तरीके का था।
धीरे 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 इसमें क्या हुआ है, एक्सपेंशन हुआ है। एक समय बाद ये यूनिवर्स क्या हो गया, ब्लास्ट कर गया, ठीक है। और इसी को बिग बैंग थ्योरी बोला जाता है। समझ में आई बिग बैंग थ्योरी, क्लियर है ना। तो हमने क्या देखा, बिग बैंग थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, जॉर्ज लेमेंटेरे द्वारा। इन्होंने बोला कि एक तरीके का क्या था, फायर बॉल था, ये एक तरीके का क्या था, फायर बॉल था। फायर बॉल की तरह एक छोटा सा एक बॉल था जिसमें सारी चीजें, डेंसिटी जिसकी बहुत ज्यादा थी, और छोटी बॉल है तो ऑब्वियसली वॉल्यूम इसका कम होगा, आयतन क्या था इसका, बहुत कम था, डेंसिटी बहुत ज्यादा हुआ करती थी, ठीक है। फिर धीरे से ये पता चला कि ये बॉल जो थी वो धीरे 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 एक्सपेंड हुई, और एक समय आया जब इसमें अचानक क्या हो गया, विस्फोट हुआ। याद रखना, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी। अचानक क्या हुआ है, विस्फोट हुआ है, इससे इसके पदार्थों में बिखराव हुआ, जिस इन पदार्थों को क्या बोला जाता है, डार्क मैटर बोला जाता है। इन पदार्थों को क्या बोला जाता है, डार्क मैटर बोला जाता है। बात आएगी कि ये डार्क मैटर क्या है। सबसे पहले इसको समझना, अभी लिखने पे ध्यान मत देना, है ना। बहुत सारी चीजें बता चुका हूं, 4% भाग ही दिखता है, 96% नहीं दिखता, वो सारी चीजें हो चुकी हैं। ये डार्क मैटर क्या है एक्चुअल में, देखो यहां पे क्या बोला गया, विस्फोट हुआ और सबसे ज्यादा जो चीजों का निर्माण हुआ वो क्या था, डार्क मैटर। लेकिन हमें डार्क मैटर के बारे में पता ही नहीं है। अब देखो ज्योग्राफी में बहुत सारे आप लोगों को थोड़े से मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी जहां ज्योग्राफर्स खुद फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं। क्यों उलझ जाते हैं, एक ये पॉइंट समझो। इन्होंने बताया कि विस्फोट होने के बाद डार्क मैटर बना है, लेकिन डार्क मैटर क्या है ये अभी तक नहीं पता, आज भी नहीं पता। अब जब बात ये आती है कि जब जो चीज के बारे में पता ही नहीं है तो आप कैसे बोल सकते हो कि वो बना है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। आपने बोला कि ब्रह्मांड का एक्सपेंशन हुआ, एक छोटी सी बॉल से फटा, विस्फोट हुआ, उसके बाद डार्क मैटर बना, लेकिन डार्क मैटर क्या है ये पता ही नहीं है। तो यही नहीं पता है कि डार्क मैटर क्या है, तो आप कैसे बोल सकते हो कि डार्क मैटर बना, है ना। तो इन्होंने इस चीज की डेफिनेशन ये तोड़ निकाला कि हमें डार्क मैटर के बारे में तो पता नहीं है, लेकिन डार्क मैटर कुछ ऐसी चीज है जो दिखती नहीं है लेकिन है। समझ में आ रहा है क्या बोला गया, जो दिखती नहीं है लेकिन है। कैसे हो सकता है जो दिखती नहीं है लेकिन है, जैसे आप लोग के बाल उड़ रहे हैं, हवा, मैं बोल रहा हूं ये देखो हवा बह रही है, दिख रही है क्या, लेकिन है क्या, वास्तविकता में है, रियलिटी में वो विंड वहां पे है, लेकिन क्या दिख रही है, नहीं दिख रही, लेकिन रियलिटी क्या है कि वो विंड है। इसी तरीके का कुछ डार्क मैटर था। अब हम बोलेंगे कि ब्रह्मांड यूनिवर्स में तो एयर वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं था। इन्होंने कौन सा कॉन्सेप्ट लिया, लाइट का कॉन्सेप्ट लिया। ये क्वेश्चन पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल, थोड़ा सा हाई लेवल के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछता है। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कॉन्सेप्ट लिया लाइट का। इन्होंने बोला कि ये जो लाइट है ना, ये यूनिवर्स में जब ट्रेवल करती है तो कुछ ऐसी चीज, लाइट ऑब्वियसली जब टकराएगी किसी से तभी रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन शो करेगी, परावर्तन अपवर्तन तभी शो करेगी जब किसी से टकराएगी। तो ये उस जगह से क्यों रिफ्लेक्शन शो कर रही है जहां पे कुछ है ही नहीं। समझ में आया मैंने क्या बोला, ये उस जगह से भी अपवर्तन या परावर्तन, रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन शो कर रहा है जहां पे कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। इसका मतलब वहां पे कुछ है लेकिन हमें दिख नहीं रहा। समझ में आया, और इसी का नाम क्या रख दिया गया, डार्क मैटर। समझ में आ रहा है ना, इसी का नाम क्या रख दिया गया, डार्क मैटर, ठीक है। तो सबसे पहले अगर डार्क मैटर की बात की गई है तो फ्रिट्ज द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है, ये नाम लिखा नहीं है, इस नाम को लिखो। सबसे पहले अगर डार्क मैटर की बात की गई है तो किसके द्वारा की गई है, फ्रिट्ज द्वारा की गई है। फ्रिट्ज विकी नाम आता है, 1930, ये नाम लिख लो, इसमें दिया नहीं है ना। फ्रिट्ज विकी द्वारा सबसे पहले इस डार्क मैटर की बात की गई है, और समझ आ गया होगा कि डार्क मैटर क्या है। क्लियर हो गया, डार्क मैटर क्या है, ऐसी चीज जो है लेकिन नहीं है ना, विजिबल नहीं है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझ लो हवा, लेकिन वो सिर्फ एग्जाम्पल के लिए हम यहां समझ सकते हैं, जिसको फील किया जा सकता है, हम फील कर लेते हैं। वहां पे फील हुआ है लाइट के थ्रू, है ना, लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा था। बाकी चीज हम पढ़ चुके हैं, यह काला पदार्थ। हिंदी में देखो डार्क मैटर को काला पदार्थ नहीं बोला जा सकता, क्योंकि काला पदार्थ ब्लैक मैटर हो जाता है, ठीक है, और इसको ब्लैक मैटर नहीं बोलते, डार्क मैटर बोलते हैं। हिंदी वाली चीज को थोड़ा सा इग्नोर करते हुए चलना, क्योंकि ये केवल अंधेरा पदार्थ भी नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। चलो, यह काला पदार्थ क्या है, इस पर अभी रहस्य बना हुआ है। ब्रह्मांड का 96% भाग इसी से कवर्ड है ना, जो अभी तक हमें पता नहीं है, जिसको हमने देखे नहीं है, और जितना हमने देखे हैं वो केवल कितना है, 4% वाली चीज किसमें आती है, विजिबल में आती है। इसी कारण से जब हम किसी टेलीस्कोप से ब्रह्मांड को देखते हैं तो हम इसका केवल कितना भाग देख पाते हैं,
4% भाग ही देख पाते हैं, बाकी चीजें हमें विजिबल नहीं रहती हैं, ठीक है ना। तो इसको अंधेरा पदार्थ या काला पदार्थ नहीं, याद क्या रखोगे, डार्क मैटर। डार्क मैटर के बारे में थोड़ा सा देख लो, मैंने बता दिया किसने दिया है, फ्रिट्ज ने दिया है, ठीक है ना। वो नहीं लिखा है तो ऐड कर लेना। डार्क मैटर क्या है, पदार्थ का एक अदृश्य रूप है, इनविजिबल पार्ट है। किस तरीके का पार्ट है, इनविजिबल पार्ट है, इनविजिबल पार्ट है, जो ब्रह्मांड के अधिकांश द्रव्यमान को बनाता है। 96% मास किसका बना हुआ है, डार्क मैटर का बना हुआ है, और इसकी अंतर्निहित संरचना बनाता है। हालांकि खगोलविद डार्क मैटर को नहीं देख सकते हैं, कोई भी नहीं देख सकता है, किसी ने नहीं देखा है, लेकिन ये एक परिकल्पना है, इसीलिए कौन सा वर्ड ऐड होता है, परिकल्पना। मतलब एक इमेजिनेशन है, क्योंकि वहां से लाइट क्या हो रही है, रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन शो कर रही है, किसी तरीके का मूवमेंट शो हो रहा है, इसी कारण माना गया है कि ये क्या है भाई, डार्क मैटर है। वह यह देखकर इसके प्रभाव का पता लगा सकते हैं कि बड़े पैमाने पर आकाशगंगा समूह का गुरुत्वाकर्षण, जिसमें देखना ये डेफिनेशन समझना भी, ठीक है ना, बड़े पैमाने पर आकाशगंगाओं समूहों का गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन, जिसमें डार्क मैटर होता है, क्लस्टर के पीछे स्थित अधिक दूर की आकाशगंगाओं के प्रकाश को मोड़ता है और विकृत करता है। इस घटना को ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहा जाता है। अभी तक लो लेवल के एग्जाम्स में नहीं पूछा गया है, लेकिन पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में जरूर पूछा जाएगा, ग्रेविटेशनल लेंसिंग क्या होता है। एसएससीज और पीएससीज में अभी तक ये नहीं पूछा गया है, लेकिन डेफिनेशन है तो बहुत इंपॉर्टेंट। समझ में आया क्या लिखा था, अरे नहीं आया है, आ गया है, क्या होता है, ठीक है ना, नहीं आया, समझो, ठीक है। हमने क्या बोला, ग्रेविटेशनल लेंसिंग क्या होता है, इसको समझेंगे अभी, दोबारा से उस डेफिनेशन में जाके देखेंगे। एक ये डिफरेंट आकाशगंगा है, समझना, आकाशगंगा मतलब एक डिफरेंट, आपकी समझ लो कोई डिफरेंट बॉडी है अभी, ठीक है ना, समझो, है ना। और यहां पे ये एक आकाशगंगा है, ठीक है, समझ लो ये मिल्की वे है। अभी आप लोग को अगर नहीं पता है, ये हमारी आकाशगंगा है, मिल्की वे। और ये समझ लो हमारी पड़ोसी कौन है, हमारी सबसे पास वाली कौन सी, एंड्रोमेडा। अभी भूल जाओ क्या है, बस नाम ऐसे ही लिख दिए हैं, एक्स और वाई, समझ लो, ठीक है। अब यहां से कोई प्रकाश आ रहा है, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। समझ में आ रहा है ना, ये अपनी डायरेक्शन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। एक प्रकाश आकाशगंगा से दूसरे आकाशगंगा में आते वक्त ये क्या कर रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है, डाइवर्ट हो रहा है। तो इसका मतलब ये बोला गया कि ये जो डार्क मैटर है, ये आकाशगंगाओं के अंदर ज्यादा अंतर्निहित है, इन दोनों के बीच में ज्यादा रिफ्लेक्शन नहीं देखा गया है, लेकिन रिफ्लेक्शन ज्यादा कहां देखा गया है, आकाशगंगा के अंदर देखा गया। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन या प्रकीर्णन विकिरणन जो भी बोल लो, ये कहां हो रहा है, आकाशगंगा के अंदर हो रहा है। इसका मतलब ज्यादा डार्क मैटर किधर है, दो आकाशगंगाओं के बीच में कि विदिन आकाशगंगा, किसी आकाशगंगा के अंदर ज्यादा डार्क मैटर पाया जा रहा है, क्लियर है। और यही चीज क्या हो रही है, एक्सपेंड भी हो रही है। अरे समझ में आ रहा है, ओवर तो नहीं हो रहा, क्लियर है, ठीक है। यही चीज क्या हो रही है, एक्सपेंड भी हो रही है। तो इस तरीके के फेनोमेनन को ही क्या बोला जाता है, ग्रेविटेशनल लेंसिंग, ठीक है। मतलब ग्रेविटेशन के कारण ये सारी चीजें, लाइट वगैरह, डार्क मैटर, ये सारी चीजें एक दूसरे के पास आ रही हैं, दूर आ रही हैं, प्रकीर्णन विकिरणन हो रहा है, इसी प्रोसेस को बोला जाता है ग्रेविटेशनल लेंसिंग। एक बार फिर से पढ़ो, अब इस डेफिनेशन को समझ में आ जाएगा, देखो, ठीक है। प्रभाव का पता लगता है यहां से, देखो, क्लस्टर के पीछे स्थित अधिक दूर की आकाशगंगाओं के प्रकाश को मोड़ता है। अभी हमने देखा क्लस्टर के पीछे जो दूसरी आकाशगंगाओं से जो प्रकाश आ रहा था उसको क्या करता है, मोड़ता है, रिफ्लेक्शन की प्रोसेस या विकृत करता है, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन की प्रोसेस है। और इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ग्रेविटेशनल लेंसिंग बोला जाता है। इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग। तो आज के बाद अगर कभी भी कहीं भी आपको गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग की प्रोसेस देखने को मिले, या कभी एग्जाम में या कहीं पे भी पूछा जाए कि लेंसिंग, ग्रेविटेशनल लेंसिंग की क्या प्रोसेस है, तो आकाशगंगाओं की आपस में, इन ये बॉडीज की आपस में एक ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण बल होता है ना। ये बल के कारण क्या है, ये बल के कारण डार्क मैटर और एक्सपेंड होते जा रहा है। अब हमें कैसे पता चला एक्सपेंड हो रहा है, एक्चुअल में जो दूसरी आकाशगंगा से जो लाइट आ रही है वो सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन की प्रोसेस शो कर रही है, विकिरणन या परिवर्तन की प्रोसेस शो कर रही है। वो कहां शो कर रही है, किसी आकाशगंगा के अंदर शो कर रही है। और ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ग्रेविटेशनल लेंसिंग। ये ग्रेविटेशनल लेंसिंग, मान लो कल को क्वेश्चन आता है, बिकॉज ऑफ विच ग्रेविटेशनल लेंसिंग वर हैपेंड, किस कारण से ग्रेविटेशनल लेंसिंग हो रहा है। ऑप्शन देखना, लाइट के कारण से, साउंड के कारण से,
बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन या बिकॉज ऑफ डार्क मैटर, क्या मार्क करोगे? बहुत बढ़िया, समझदार हो आप लोग। ठीक है, क्या मार्क करोगे? डार्क मैटर। ये सारी चीज आपको देखने को मिली है, ग्रेविटेशन भी देखना, साउंड तो ऐसे ही डाल दिया गया, लाइट का ही रिफ्लेक्शन हो रहा है, लेकिन ये सारी चीजों का कारण क्या है? डार्क मैटर क्या है? दिखता है? कितने % है? 90। ये सब किसने बताया? वो डार्क मैटर के बारे में फिर ये थ्योरी पूरी किसने दी है? बहुत बढ़िया, जॉर्ज लेमन पेरे द्वारा ये थ्योरी दी गई है। समझ में आ गया? ये डायग्राम क्लियर है ना? ये डायग्राम इंपॉर्टेंट नहीं, बस आप लोग के कॉन्सेप्ट क्लियरिंग के लिए था। कॉन्सेप्ट क्लियरिंग के लिए एक आकाशगंगा से दूसरी आकाशगंगा में जब लाइट ट्रेवल कर रही है ना, इसको वीडियो आप लोग यूट्यूब में अगर वीडियो डाल के देखोगे ना, ग्रेविटेशनल लेंसिंग, तो बहुत बेहतरीन तरीके से डार्क मेटल में लाइट का रिफ्लेक्शन होते हुए दिखाएगा, किस तरीके से वो चीजें कन्वर्ट हो रही हैं, है ना? तो बहुत बेहतरीन तरीके से चीजें देख पाओगे और बहुत अच्छे से समझ पाओगे उसको। क्लियर है? ये देखो, ये ग्रेविटेशनल लेंसिंग, यहाँ पे क्या होगा, ये चीजें ऑटोमेटिक क्या हो रही है, अपने आप इन लोगों का कन्वर्जन हो रहा होता है, शेप में चेंजेस होता है, उसी को क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल लेंसिंग। काले पदार्थ के मिलने से अनेक ब्रह्मांडीय पिंडों का निर्माण हुआ। अब जब ये डार्क मैटर मिलते गया है तो अलग अलग चीजों का निर्माण होते गया है। कालांतर में, मतलब एक टाइम में, समूहन और विस्फोट की प्रक्रिया से आकाशगंगाओं, तारों और अलग अलग ग्रहों का निर्माण हुआ। ठीक है, अलग अलग तरीके के प्लेनेट बने हैं, अलग अलग तरीके के क्या बने हैं? ग्रह बने हैं, प्लेनेट बने हैं, डिफरेंट सेलेस्टियल बॉडीज बनी हैं, और भी कई ऐसी चीज बनी है जो हमारे ब्रह्मांड में जिनके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है ना? क्लियर हो गया यहां तक? अब यहां पे बात आती है कि किस तरीके से स्टार्स का फॉर्मेशन हुआ। तो एक्चुअल में 150 साल बाद, यहां पे देखो 300 मिलियन ईयर्स पे देखो, फर्स्ट स्टार्स फॉर्म, है ना? फर्स्ट स्टार्स फॉर्म फ्रॉम द लाइट लिबरेट सम इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एटम्स। बस ये बताया जा रहा है कि जब पहले छोटा सा पदार्थ जब टूटा था, तो कितने साल बाद, उस पदार्थ के टूटने के करीब 300 मिलियन ईयर्स बाद पहले स्टार्स बने। ठीक है, क्या बने? पहले स्टार्स बने। देखो, फिर स्टार्स से धीरे धीरे गैलेक्सीज बनी है, गैलेक्टिक गैसेस बनी है, क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सीज फॉर्म, अलग अलग गैलेक्सी बनी, अलग अलग आकाशगंगाएं बनी हैं, जिन्हें गैलेक्सी बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है यहां तक? क्लियर है? ये याद रखना है क्या? बिल्कुल नहीं, समझने के लिए था। यहां से आ जाएगा आप लोगों का, ये सारी चीजों के बारे में पता चला। ठीक है, एक साइंटिस्ट हैं जिसके बारे में आप लोग शायद नाम सुने होंगे, स्टीफन हॉकिंग के बारे में। ठीक है ना? इन्होंने एक किताब भी लिखी है, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, है ना? और इन्होंने कोबे नामक, ठीक है, एक सैटेलाइट भेजा था जिसका फुल फॉर्म है कॉस्मिक बैकग्राउंड एक्सप्लोर। देखो, बिग बैंग के रहस्यों को पता लगाने के लिए 1965 में कोबे कॉस्मिक बैकग्राउंड एक्सप्लोर नामक एक उपग्रह, एक सैटेलाइट छोड़ा गया था, है ना? इस चीजों पे डिस्कवरी चैनल पे एक पूरी 1 से 1.5 घंटे की इसकी पूरी डॉक्यूमेंट्री है, अगर आप लोग चाहो तो देख सकते हो, प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग की। ठीक है ना? चलो, क्लियर हुआ यहां तक? समझ में आया? ठीक है ना? अब ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम इनकी एक किताब थी जिसके द्वारा ये पता चला। नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे लाइफ ऑफ स्टार, किस तरीके से स्टार्स बने हैं और किस तरीके से इन स्टार्स का निर्माण हुआ। ठीक है ना? आकाशगंगाएं क्या है, ये आकाशगंगा तो एक छोटा सा टॉपिक है, पहले हम क्या शुरू करेंगे? लाइफ ऑफ स्टार। यहां तक क्लियर हुआ है? समझ में आया है? तो जितने नाम हमने देखे हैं वो सारे नाम आप लोगों को याद रखना है। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।